जो सेमीकंडक्टर डायोड है या अर्धचालक डायोड हैं वो कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग कामों में आते हैं। तो उसमें से ही एक जेनर डायोड भी है वैसा ही डायोड। पी और एन दो अर्धचालकों को मिला करके और जंक्शन डायोड बनाया गया है, उसी तरह का ही ये संधि डायोड है, लेकिन थोड़ा अंतर है जिसके कारण इसका कार्य भी कुछ अलग प्रकार का है। जेनर डायोड में जो एन और पी क्षेत्र हैं उनकी डॉपिंग बहुत ही अधिक की जाती है, यानी बहुत हीवली डॉप्ड किए जाते हैं। तो एन एवं पी क्षेत्र बहुत ही अधिक मादित या डॉपिंग करके बनाए जाते हैं। जब उनको डॉपिंग बहुत अधिक की जाएगी तो जो अवक्षय परत है वो काफ़ी पतली हो जाएगी, और जब वो पतली हो जाएगी, थिन हो जाएगी, तो चूँकि जो पोटेंशियल बैरियर है, विभव प्राचीर है, वो तो उतना ही है। तो पतले हो जाने पर जो तीव्रता है अवक्षय परत में वो बहुत ही काफ़ी हो जाती है। ये जब प्रयोग करते हैं इसको तो हम पश्च अभिनत में इसको जोड़ते हैं, पश्च अभिनत में जोड़ते हैं, यानी अग्र अभिनत में हम इसका प्रयोग नहीं करते, अग्र धारा नहीं लेते, अग्र वोल्टेज नहीं लगाते, बल्कि इसमें पश्च वोल्टेज लगाते हैं। और पश्च वोल्टेज में ये है इस क्षेत्र में कार्य करता है, जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन क्षेत्र, भंजन क्षेत्र। बीजेड माने जेड माने जेनर, जेनर का भंजन क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जब ये पहुंचता है तो धारा का मान एक बार की बहुत ही अधिक हो जाता है। हमने आपको पहले बताया भी है कि जो अवलांशी भंजन रहता है या भंजन बोलता होती है उस पर पश्च धारा का मान जो यहाँ नगण्य है एक बार की ज़्यादा हो जाता है। तो जेनर वोल्टेज का प्रयोग हम इसी क्षेत्र में करते हैं। अब ये इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहता है कि जब इस क्षेत्र में रहता है ये, तो इस वोल्टेज में कम ज़्यादा भी प्रयोग करेंगे तो भी धारा का मान अधिक रहता है। इसका मतलब यह है कि जो जेनर के अंदर से बहने वाली धारा है उसके मान में कमी या अधिकता होने के कारण भी जो वोल्टेज है वो अधिक कम नहीं होता, वो फिक्स है, बीजेड के बराबर ही रहता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल जेनर डायोड का स्थिर वोल्टेज सप्लाई करने के काम में आता है। जो पावर सप्लाई होती है किसी भी मशीन को, कंप्यूटर को हुआ या मोबाइल को हुआ, किसी भी मशीन को जो पावर सप्लाई देते हैं वो स्थिर होना चाहिए। अगर सप्लाई वोल्टेज कम ज़्यादा भी होता है तो भी उसको मिलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मशीन है, उसको मिलने वाला वोल्टेज में अंतर नहीं आना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। उसी काम में आता है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में पश्च धारा का मान बहुत अधिक होता है और धारा का मान अधिक परिवर्तन होने पर भी रेगुलेटेड वोल्टेज यानी स्थिर वोल्टेज उत्पन्न करने के काम में आता है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का सर्किट दिया हुआ है। अगर यहाँ का वोल्टेज बदलता भी जाए, कम ज़्यादा भी हो जाए, परिवर्तनशील वोल्टेज भी लगे, तो चूंकि इसके अंदर से धारा वोल्टेज ज़्यादा हुआ तो इसके अंदर से धारा निकल जाएगी और इसका जो वोल्टेज है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर ही रहेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको मिलने वाला जो वोल्टेज है वो स्थिर रहेगा, वो वोल्टेज बीजेड के बराबर रहेगा। यानी आरएल के सिरों के बीच प्राप्त होने वाला वोल्टेज इस जेनर डायोड के सिरों के बीच का जो वोल्टेज है भंजन वोल्टता उसके ही बराबर रहेगा। अगर करंट का मान बढ़ा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस बढ़ जाएगा और इसलिए इसको मिलने वाला वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा कि ये नष्ट हो जाए। और इसके अंदर से जो जाने वाली धारा है वो नियंत्रित रहेगी। धारा तो इधर से निकल जाएगी क्योंकि इसके अंदर से बहने वाली धारा का मान तो अधिक रहेगा। इसके अंदर से जो पश्च धारा है वो अधिक रहती है, लेकिन वोल्टेज इसके सिरों का फिक्स रहता है और इसलिए एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई इससे हमको प्राप्त होती रहती है। इसमें जो आवश्यक है
इसको हमेशा पश्च अभिनत में जोड़ा जाएगा, यानी उल्टा जोड़ते हैं, धारा इधर से आ रही है, पी की तरफ से नहीं बल्कि यन की तरफ से। ये इसका यन है, ये इसका यन है, ये इसका पी है। तो धारा पी से यन से पी की ओर लगाई जाती है। जनरल वोल्टेज जो लगता है इसके सिरों के बीच वोल्टेज, वो इसके जो भंजन वोल्टता है उससे अधिक रहता है। भंजन वोल्टता से ज़्यादा होगा तभी इसके अंदर से करंट जाएगी और भंजन वोल्टता के बराबर वोल्ट हमको प्राप्त होगा। धारा का मान इतना ज़्यादा ना हो कि ये नष्ट हो जाए। मैक्सिमम जो धारा इससे जा सकती है उससे कम ही धारा इससे जानी चाहिए, और उसका नियंत्रण ये रेजिस्टेंस जो आर लगा हुआ है ये उस धारा को नियंत्रित कर देता है। तो ये हो गया कि किस प्रकार से जेनर डायोड का प्रयोग एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। ध्यान रखेंगे, जेनर डायोड कोई अलग डायोड नहीं है, वैसा ही डायोड। अंतर केवल यही है कि इसकी जो ड्रॉपिंग है वो बहुत अधिक रहती है, जिसके कारण ये इसका जो अक्षय परत है वो पतली हो जाती है और एक निश्चित ब्रेकडाउन वोल्टेज पर ये कार्य करता है। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 2.5 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक के जनरल डायोड बाज़ारों में प्राप्त होते हैं। कितने वोल्ट का जनरल डायोड हम प्रयोग करते हैं, ये जितने की हमको आवश्यकता होती है। इसके अलावा ये जो ऑटो कट स्टेबलाइजर्स होते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर हम टेलीविज़न वगैरह में लगाते हैं या फ्रिज वगैरह में लगाते हैं, उसमें भी एक स्थिर वोल्टेज के बाद कट करने का काम भी यही जनरल डायोड्स करते रहते हैं। एक और दूसरे प्रकार का एक ट्रांजिस्टर और भी है, वो अर्धचालक डायोड है। एक और डायोड है जिसे फोटो डायोड कहते हैं। नाम से स्पष्ट है कि प्रकाश में सेंसिटिव है। प्रकाश के पड़ने पर इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। वास्तव में ये ऐसे पदार्थ का बना है, ये जर्मनियम या सिलिकॉन का नहीं बल्कि ऐसे पदार्थों का बनता है जो जैसे सीजियम वगैरह है, जो प्रकाश सेंसिटिव होते हैं। इसमें एक ये चारों तरफ से ढका हुआ है जिससे इसमें चारों तरफ से प्रकाश न पड़े। अगर इस पर प्रकाश नहीं पड़ता और चूंकि इसको पश्च अभिनत में जोड़ा गया है इसलिए कुछ न कुछ इसमें पश्च करंट बहती है। प्रकाश न पड़ने पर जो करंट बहती है उसे अदीप्त धारा कहते हैं, डार्क करंट कहते हैं। तो प्रकाश न पड़ने पर भी इसमें पश्च धारा बहती है क्योंकि ये पश्च वोल्टेज पर जोड़ा जाता है, इसे हम अदीप्त धारा कहते हैं। अब इसमें एक विंडो लगी हुई है, बाकी सब जगह तो ये ढका हुआ है, प्रकाश सब जगह न पड़े। इस विंडो के द्वारा इस जंक्शन पर, इस संधि पर प्रकाश पड़ता है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो यदि इस प्रकाश के फोटॉनों की ऊर्जा एनर्जी गैप से ज़्यादा है, ट्रांजिस्टर के एनर्जी गैप से ज़्यादा है, हम लोगों ने पढ़ा है एनर्जी गैप में कि ये बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड है। इसके बीच में जो एनर्जी का अंतर आता है इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, ईजी। यह बैलेंस बैंड है और ये चालन बैंड है। तो ये जो प्रकाश पड़ता है उसके फोटॉनों की ऊर्जा इससे ज़्यादा है तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ पर होल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे। अर्थात इस संधि पर इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है और पश्च धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे बहने वाली धारा का मान भी बढ़ता जाता है। एक निश्चित समय के बाद, निश्चित वोल्टेज के बाद ये संतृप्त हो जाती है, उसका मान फिर नहीं बढ़ेगा। एक निश्चित वोल्टेज के बाद संतृप्त हो जाएगी। ये संतृप्त धारा है, इसलिए सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो I3 है ये धारा ज़्यादा है, I2 उससे कम है, I1 उससे कम है। अदीप्त धारा
तो उस समय की है जब इसमें इस पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा था, यानी वो बिना प्रकाश पड़े ही पश्च धारा केवल पश्च अभिनति के कारण से थोड़ी सी बह रही थी, जो अल्पसंख्यक वाहक थे उन अल्पसंख्यक वाहकों के कारण बह रही थी। अब प्रकाश जैसे ही पड़ता है कम या ज़्यादा, उसी हिसाब से इसमें प्रवाहित धारा बहती है। ये इतना तेज काम करता है कि ये 1 नैनो सेकंड में ऑन या ऑफ हो जाता है, यानी बहुत ही फास्टेस्ट ये ऑप्टिकल डिवाइस है। 1 नैनो सेकंड में ही ऑन या ऑफ हो जाएगा, इतना फास्ट काम करता है। इसीलिए ये ऑप्टिकल डिवाइसेस इसका बड़ा इस्तेमाल है। अब इसका इस्तेमाल एक तो जो ऑप्टिकल संकेत हैं, प्रकाश के सिग्नल्स हैं, ऑप्टिकल सिग्नल हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनका पता लगाना, उसमें ये काम में आता है। क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल इस पर पड़ेंगे तो धारा बहेगी, और चूँकि बहुत ही फास्ट काम करता है इसलिए थोड़ा बहुत भी ऑप्टिकल संकेत होंगे तो तुरंत मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर ऑप्टिकल संकेत उपस्थित हैं। दूसरा इसका उपयोग है प्रकाश के डीमॉड्यूलेशन में प्रयुक्त होता है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, आगे हम लोग थोड़ा सा मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि जो कैरियर वेव्स होती हैं, जैसे रेडियो वेव्स में गाना बजाना है और हमारे जो ऑडियो सिग्नल हैं वो रेडियो सिग्नल के साथ मिलकर के बाहर चले जाते हैं। हमारे रेडियो जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर रेडियो सिग्नल्स अलग हो जाते हैं और ऑडियो सिग्नल लाउड स्पीकर में पहुँच करके और हमको सूचनाएं, साउंड सुनाई देती है। लेकिन साउंड डायरेक्ट रेडियो स्टेशन से हम तक नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती। तो उसको जिसके साथ मिलाते हैं उसको कहते हैं मॉड्यूलेट करना, यानी उसके गुणों को, कैरियर वेव्स के गुणों को और हमारी सूचनाओं के हिसाब से परिवर्तित करना, और फिर जब जा कर के उसको हमको रिसीव करना हो तो फिर पुनः अपनी सूचनाओं को प्राप्त करना, उसे कहते हैं डीमॉड्यूलेट करना। डीमॉड्यूलेट। तो प्रकाश के डीमॉड्यूलेशन में यह प्रयुक्त होता है। जो हमारे सिग्नल्स हैं उनको प्राप्त करने के काम में आता है। स्विचिंग करने में इतनी फास्टेस्ट ये काम करता है कि ऑन और ऑफ जहाँ भी स्विचिंग का काम करना है उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये किसी भी चीज़ तुरंत ऑफ कर देगा, तुरंत ऑन कर देगा। प्रकाश संचार उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के जो उपकरण होते हैं, प्रकाश की सूचनाओं का भेजना प्रकाश द्वारा, उसमें इसका उपयोग हम करते हैं, जिसका कहते हैं प्रकाश संचार माध्यम। टेलीविज़न वगैरह या प्रकाश संचार माध्यम है। इसके अलावा लॉजिक सर्किट में, लॉजिक सर्किट्स हम लोगों ने पढ़े हैं। आजकल जो हमारे टेलीविजन्स हैं, वो हैं हमारे कंप्यूटर्स हैं, और भी जो हमारे यानी कंप्यूटर के अलावा जो हमारे आजकल मोबाइल से एडवांस मोबाइल सब आ रहे हैं, वो लॉजिक सर्किट पर काम करते हैं। इन लॉजिक सर्किट की में उच्च गति, इनकी स्पीड को बढ़ाना और उनमें स्टेबिलिटी स्थापित करने के काम में भी इस फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से ये फोटो डायोड भी एक उपयोगी डायोड है। हम लोगों को इस तरह के जो डायोड के 2-3 प्रकार के डायोड हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी करनी है। तो ये हमारा फोटो डायोड के बारे में एक छोटी सी जानकारी हो गई। सोलर सेल के बारे में हम लोग आजकल बहुत सुन रहे हैं। सामान्यतः बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, गांव में भी बहुत सारे लोगों के छतों पर सोलर सेल लगे हुए हैं। सरकार भी चाहती है कि जगह जगह सोलर सेल हो। सूरज की वो ऊर्जा जो बेकार हो जाती है उसका उपयोग हम लोग कर लें, और उसके उपयोग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी प्रदूषण नहीं होता। बिजली पैदा करने के लिए हम जनरेटर चलाते हैं या कोयले का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण बहुत सारा प्रदूषण पैदा होता है। लेकिन सोलर सेल में प्रदूषण नहीं होता,
सूरज की रोशनी का सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तन करके उसका हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि इनका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, लाइनें नहीं हैं, पहाड़ी स्थान है या ऐसी जगह है जहाँ तक लाइनें गई नहीं हैं, जहाँ लाइनें पहुँचना मुश्किल है, ऐसी जगह पर भी हम सोलर सेल का बड़ी आराम से प्रयोग करते हैं। जो हमारे उपग्रह बाहर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, भेजे जाते हैं, उनको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ऑपरेट करने के लिए हमको वोल्टेज सप्लाई चाहिए, वो इन्हीं सोलर सेल से मिलती है। तो सोलर सेल ये भी एक प्रकार का अर्धचालक डायोड ही है। हम जानते हैं कि अर्धचालक डायोड में जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो ऊर्जा अंतराल है वो अलग अलग ट्रांजिस्टर्स में, अलग अलग डायोड में अलग अलग रहता है। हम यहाँ पर या तो सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं या तो आजकल गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का P और N, P एक बहुत ही पतली, यानी इसका जो P अर्धचालक लेते हैं बहुत ही पतला लेते हैं, उसके नीचे N अर्धचालक है जो मोटा है। ये P अर्धचालक गैलियम आर्सेनाइड का बना हुआ लगभग 0.2 माइक्रोमीटर होता है। इतना पतला लेने का फायदा ये है कि जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो इसको पार करके संधि तक पहुंच जाता है, क्योंकि संधि पर पूरा प्रकाश पड़ेगा और तभी इलेक्ट्रॉन और होल का उत्सर्जन होगा। इलेक्ट्रॉन और होल की उत्पत्ति के लिए इसके ऊपर प्रकाश का पड़ना आवश्यक है। इसलिए इसको हम जो इस प्रकार का हमारा अर्धचालक डायोड है उसे हम प्रकाश वोल्टेज सेल भी कहते हैं। यानी प्रकाश के कारण से यहाँ वोल्टेज पैदा हो जाता है। और प्रकाश के कारण वोल्टेज कैसा पैदा होता है? जब ये हमारा डायोड बन गया तो ये N है, ये P है। जब इसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के पड़ने पर इस पर आके प्रकाश पड़ता है और प्रकाश जब इसके अंदर जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल के उत्पन्न होने से होल्स इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलते हैं, अर्थात P से N की ओर बाह्य परिपथ में धारा बहती है। अगर यहाँ पर हमने लोड नहीं लगाया तो यहाँ पर इसके शुरू के बीच खुला विद्युत वाहक बल रहेगा और जब लोड लगा देते हैं तो फिर इसमें धारा बहने लगती है। यहाँ पर धारा को लेने के लिए नीचे एक मोटी धातु की पत्ती लगा दी जाती है, जैसा यहाँ लगी हुई है धातु की पत्ती जो ऋणागर का काम करती है। इसका जो P वाला भाग है पतला वाला, उसके ऊपर उंगली नुमा पत्तियाँ लगी रहती हैं धातु की, जिनके बीच से प्रकाश जाता है, लेकिन ये उंगलियाँ धनाग्र का काम करती हैं धातु की और उनके द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो ये हमारी उंगली नुमा जो रचना है ये धनाग्र है और नीचे की जो ये धातु की पत्ती लगी हुई है इसका ऋणाग्र है। प्रकाश इस पर पड़ता है और बराबर इसमें से धारा पैदा होती रहती है। ये हमारे सोलर सेल का सिंबल है, चिन्ह है। बोला ये P है, ये N है, क्योंकि ये धनाग्र है, ये ऋणाग्र है, धारा इस दिशा से बहती है। तो ये है हमारे सोलर सेल की रचना। वास्तव में ये जो हमारा सोलर सेल है उसका ये अवक्षय परत वाला क्षेत्र है और इसके ऊपर धन और इसके ऊपर ऋणी अर्थात इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हमने पहले भी आपको बताया है कि जो प्रकाश पड़ने पर या तो प्रकाश पड़े या तो किसी और तरह से यदि ऊर्जा मिलती है तो जो हमारी जंक्शन होते हैं, जो हमारे अर्धचालक हैं, उनमें बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो बैलेंस बैंड में होल और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से संधि के ऊपर इलेक्ट्रॉन और होल का युग्म में पैदा होता रहता है और बराबर इसके अंदर धारा बहती रहती है।
तो सोलर सेल का आजकल बड़ा ही उपयोग है। पहली चीज़ तो ये, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता रेगुलर। एक बार सोलर सेल स्थापित हो गया तो सूरज की रोशनी से वो काम करता रहता है और इससे प्रदूषण नहीं होता। तीसरी चीज़ ये कि वो स्थान जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो सकती वहाँ भी लाइट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इससे पानी निकालने का काम है और अन्य तरह के सारे काम इससे बड़े आराम से किया जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि डायोड का इस्तेमाल सामान्यतः रेक्टिफिकेशन के एसी को डीसी बनाने के अलावा किस किस काम में आता है और उनमें क्या क्या संशोधन करके कौन कौन तरह के हम डायोड बनाते हैं। जनरल डायोड हम लोगों को पढ़ा, फोटो डायोड है। तो इस तरह से कई प्रकार के डायोड्स हैं और यहाँ सोलर सेल हैं, ये सभी डायोड की किस्में हैं। तो ये थोड़ी जानकारियाँ जो हम लोगों को डायोड के बारे में करनी थी इस चैप्टर में, वो इतना ही है। तो आज तो बस इतना ही।